रावलपिंडी टेस्ट मैच के शुरू होते ही अंदाज़ा हो गया था कि इंग्लैंड ने अपनी दोनों इनिंग्स में कुल खेले हैं जी 136.5 ओवर्स। इंग्लैंड की निस्बत पाकिस्तान 115 ओवर्स ज़्यादा खेलता है। इंग्लैंड डिजर्व करता था इस पता को। वो कहते हैं ना, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। पाकिस्तानी टीम के साथ सबसे बड़ा मसला खुद पीसीबी है, जो खुद एक अलग रियासत बन चुकी है। यही सूरत हाल जो हो रही है इंडिया के साथ भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। रावलपिंडी टेस्ट मैच के शुरू होते ही अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान ने ये प्लानिंग की हुई है कि उसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच ड्रॉ खेलना है, क्योंकि मैच की जो विकेट तैयार की गई थी, पिच तैयार की गई थी मैच के लिए, वो टोटल बैटिंग विकेट थी। आप इसको डेड पिच कह लें, जिसमें ना फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद थी ना स्पिनर्स के लिए थी। एटलीस्ट पहले 2 से 3 दिन हमने यही देखा। दूसरी जानिब इंग्लैंड इस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरा था कि उसको इस मैच का नतीजा चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के हक में चाहता है चाहे इंग्लैंड के हक में जाता है, लेकिन उसको मैच का नतीजा चाहिए। और उनका माइंडसेट था कि उन्होंने किसी सूरत ये मैच ड्रॉ नहीं करना। पहले दिन जब उन्होंने खेल का आगाज़ किया तो 500 से ज़्यादा रन उन्होंने पहले दिन ही बना दिए। 4 सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की। और उनके नेट रन रेट की बात करें तो उनका जब नेट रन रेट पहली इनिंग्स में रहा था वो था 6.50। आप इंग्लैंड के माइंडसेट और पाकिस्तान के माइंडसेट को देखें, पाकिस्तान की दोनों इनिंग्स देखें और इंग्लैंड की दोनों इनिंग्स देखें। इंग्लैंड ने अपनी दोनों इनिंग्स में कुल खेले हैं जी 136.5 ओवर्स। इन 136.5 ओवर्स में उन्होंने टोटल रन बनाए हैं 921। और इन दोनों इनिंग्स में जो उनका एवरेज नेट रन रेट रहता है, नेट रन रेट उनका जी एवरेज था 6.74। पहली इनिंग्स में उनका नेट रन रेट था 6.50। दूसरी इनिंग्स में उनका नेट रन रेट था तकरीबन 7.35। ये इंग्लैंड का माइंडसेट है। पाकिस्तान 252 ओवर्स खेल जाता है, यानी कि इंग्लैंड की निस्बत पाकिस्तान 115 ओवर्स ज़्यादा खेलता है और कुल रन्स बनाता है इसमें 841। इन 841 रन्स बनाने में उसने यानी कि किस नेट रन रेट से बैटिंग की, तो वो एवरेज नेट रन रेट उनका निकलता है 3.36। पहली इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की थी 3.72 के नेट रन रेट से और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 2.77 के नेट रन रेट से। अगर इस मैच का नतीजा ना निकलता तो एज ए खेल के परिस्तार मुझे दुखी होता। इंग्लैंड डिजर्व करता था इस फतह को और उन्होंने ये फतह हासिल की। पाकिस्तान की शिकस्त की क्या वजूहत थी इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंग्लैंड ने साबित किया है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में अब एक चैम्पियन टीम है। एक रोज़ा क्रिकेट का जो उनका वर्ल्ड कप है वो उनके पास है, यानी कि एक रोज़ा क्रिकेट की वो बेताज बादशाह है। T20 में उसने हाल ही में पाकिस्तान को शिकस्त देकर T20 का भी ताज अपने सर सजाया है। और जिस किस्म का उसने टेस्ट क्रिकेट खेली है, उसने सिर्फ पाकिस्तान में शायकीन को हैरान नहीं किया या पाकिस्तान में मुबसरीन को हैरान नहीं किया, उसने पूरी दुनिया में लोगों को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया में क्रिकेट के चाहने वालों को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया में क्रिकेट के माहिरीन को हैरान कर दिया है कि जिस किस्म की उसने क्रिकेट खेली है। ऐसी पिच से उसने रिज़ल्ट लिया है जिससे तवक्को नहीं थी कि रिज़ल्ट निकल सकता। जिस तरह उसने अपने आप को इंग्लैंड ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने तीनों के जो फॉर्मेट्स हैं, T20 में, एक रोज़ा में और टेस्ट में, वो लाजवाब है। और नो डाउट उसके स्टॉक में ऐसे ज़बरदस्त हीरे मौजूद हैं, ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद हैं जो कि बेमिसाल है। 74 रन से इंग्लैंड ने इस मैच में फतह हासिल की है, लेकिन ये सिर्फ 74 रन से नहीं है, ये इंग्लैंड का इसमें वो दलेराना फैसला है जिसमें उसने अपनी दूसरी इनिंग्स 264 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। यानी कि वो 100% चांस दे रहा है पाकिस्तान को भी कि वो मैच जीत सकता है और वो 100% चांस खुद भी रख रहा है अपने पास कि वो ये मैच जीत सकता है। नॉर्मली टीम्स क्या करती हैं कि वो अपने चांस को तो 100% करती हैं, लेकिन दूसरी टीम के चांस को वो महदूद कर देती हैं कि 20 to 30% चांस उनके पास होता है कि वो मैच जीत सकें। लेकिन इंग्लैंड ने 100% चांस दिया पाकिस्तान को और 100% उनके पास भी चांस था कि वो पाकिस्तान को पहले से पहले जल्दी से जल्दी आउट कर लें और इसमें वो कामयाब हुए। उन्होंने पूरी पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 268 रन पर आउट कर दिया। 343 रन बनाने थे पाकिस्तान ने। शुरू में उन्हें लगा कि ये चेज़ कर सकते हैं और बहुत जल्दी उनको अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान अब ये मैच जीत नहीं सकता, लिहाजा वो ड्रॉ की जानिब जा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड की मैं समझता हूँ एक बार फिर कि वो डिज़र्व करते थे इस फतह को। अगर इस मैच का रिज़ल्ट ना निकलता तो कम से कम खेल के परिस्तार के तौर पर मुझे ज़रूर मायूसी होती। इंग्लैंड का हक बनता था जीतना और उन्होंने ये मैच जीत कर
अपने आप को बेहतर टीम साबित कर दी है। रावलपिंडी टेस्ट मैच की पिच को लेकर बड़ी बात होती रही है। नाकतीन ने इस पर तनकीद भी की है और बिल्कुल ठीक की है कि ऐसी पिच को तैयार करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। वो कहते हैं ना, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, कि जो तारीख से सबक नहीं सीखते वो खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये गलती कर चुका है। 2 मैचेस उन्होंने ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने रिवर्स स्विंग में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसा लिया था। इस बार भी पाकिस्तान ने यही गलती की और पाकिस्तान को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है। पाकिस्तानी टीम के साथ आखिर मसला क्या है? पाकिस्तानी टीम के साथ सबसे बड़ा मसला खुद पीसीबी है, जो खुद एक अलग रियासत बन चुकी है। अपनी मर्जी से टीम में प्लेयर्स शामिल करती है, खुशामदी प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाया जाता है और जो परफॉर्म करते हैं वो टीम का हिस्सा नहीं होते। प्लेयर्स को उस उम्र में टीम में शामिल किया जाता है जब वो रिटायरमेंट के करीब होते हैं। आपके सामने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जुल्फकार बाबर, कि किस उम्र में पीसीबी ने उसको चांस दिया कि वो पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें। इसी तरह मिसबाउल हक को बड़ी देर बाद चांस दिया गया था कि वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। इसी तरह जो पीसीबी है अपनी मर्जी से खिलाड़ियों की उखाड़ पिछाड़ करता रहता है। जिस शख्स के पास इंटरनेशनल मैचेस का तजर्बा नहीं है उसको इंतहाई अहम पोस्ट दे दी जाती है, यानी कि बतौर प्लेयर उसने इंतहाई कम जो है आलमी मैचेस में हिस्सा लिया हुआ है या आलमी मैचेस उसके क्रेडिट पर हैं। यानी कि मोहम्मद वसीम साहब चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं, तो आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो कैसी टीम का चुनाव करेंगे या इंतखाब करेंगे? आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल लें कि अजहर अली जो टेस्ट मैच का हिस्सा थे, बिल्कुल आपने यंग टीम खिलानी चाहिए थी, तो फिर अजहर अली की दफ़ा आपको क्या होता है? अजहर अली को भी आप साइड पर रख के बिठा सकते थे। आप समझते हैं कि वो बतौर टेस्ट मैच बहुत अच्छे प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में आपकी गलत फहमी है। शान मसूद के क्रेडिट में टेस्ट मैचेस ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म टेस्ट मैचेस में करते रहे हुए हैं। आप उनको चांस देते हैं T20 में, शायद इस वजह से देते हैं कि वो नाकाम होंगे तो ऑटोमेटिकली वो टीम से बाहर हो जाएंगे, और जो उनसे लोग उनकी शान मसूद की मौजूदगी के वाले से बात करते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। ताहम वो T20 वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। बहरहाल टेस्ट मैचेस तो उनका खासा है कि वो उन्होंने स्टार्ट ही ज़्यादा अपना टेस्ट मैचेस से लिया था। तो क्या वजह थी कि अजहर अली की जगह आप शान मसूद को टीम का हिस्सा नहीं बना रहे? इब्रार अहमद, आप स्पिनर की बात करते हैं कि बहुत अच्छा स्पिनर है, बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन चांस नहीं मिल रहा। मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी बात की, जिसके बाद ही मेरे ख्याल में इन लोगों ने संजीदा भी लिया इस मामले को और मजबूरन इब्रार अहमद के नाम को कंसीडर किया गया, लेकिन फाइनल 11 में उनकी जगह ही नहीं होती। तो ये वाले जो फैसले हैं, ये पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि भाईजान, ये जो 22 करोड़ अवाम में से आपने 17-18 हीरे चुने होते हैं, ये हीरे पूरी 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये आप ऐसे लेकर जाएं कम से कम जो डिज़र्व भी करते हो। अब आप T20 में देखिए, T20 वर्ल्ड कप में एक प्लेयर आपका जाता है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह पूरे टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं खेलता और वापस आ जाता है, लेकिन तमाम किस्म के इंसेंटिव उसको मिलते हैं, जिसमें आईसीसी की जानिब से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम है फ़ी प्लेयर, जो पाकिस्तानी टीम को, यानी कि फ़ाइनल खेलने वाली टीम के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आईसीसी की जानिब से मिले हैं। यानी कि खुशदिल शाह कुछ भी ना करते हुए वो 1 करोड़ रुपया लेकर साइड पे हो गए। इसके अलावा जो आईसीसी डेली अलाउंस देता रहा उनको, तो वो डेली अलाउंस इसके अलावा थे जो प्लेयर्स को मिलते रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप एज ए प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो आप ये सारे इंसेंटिव डिज़र्व भी करते हैं। जिस बैकग्राउंड से ये प्लेयर्स आए होते हैं, मैं इनके बैकग्राउंड पे ये कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आए होते हैं वो बड़ा लो इनका बैकग्राउंड होता है और ये अच्छा आके कमाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन डू यू थिंक सो कि इतना कमाने के बाद भी अगर इनसे परफॉर्म नहीं होता, तो क्या पीछे बैकअप पे आपके पास ढेर नहीं लगे हुए? आप जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो खुदारा उस टैलेंट को आगे भी आने दें। उस टैलेंट को आप आगे नहीं आने देंगे और सिफारशी कल्चर को ही साथ लेकर चलेंगे, तो फिर इस किस्म की ही परफॉर्मेंस आपसे मुतवक्को है। यही सूरत हाल जो हो रही है इंडिया के साथ भी हो रही है। वहाँ पे वो आईपीएल करवा रहे हैं, करोड़ों में खिलाड़ियों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया खिलाड़ियों को दे रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी दे रहे हैं, अपने लोकल खिलाड़ियों को भी दे रहे हैं। उनका एक लोकल प्लेयर इंटरनेशनल मैचेस में आया नहीं होता, लेकिन पहले वो करोड़ों रुपया कमा चुका होता है। लेकिन उन्होंने अपने स्टॉक में प्लेयर्स कौन से दे रहे हैं
कि वो बांग्लादेश से भी मैच हार रहे हैं। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई थी उसमें पहले एक रोज़ा में एक कंप्लीट पैकेज के साथ इंडिया मैदान में उतरा था। न्यूजीलैंड में जब ये गए थे तो कंप्लीट पैकेज नहीं था, इनके पास कोहली भी नहीं था, इनके पास शर्मा भी नहीं था, इनके पास केएल राहुल भी नहीं था। लेकिन उधर उन्होंने जो हार्दिक पांड्या है उसके कप्तानी में निस्बतन अच्छा परफॉर्म किया, T20 सीरीज़ जीत गए। अगरचे बारिश की वजह से ये सीरीज़ जो है इतनी ज़्यादा पुरजोश नहीं हो सकी या इतना ज़्यादा उसमें हमें मुकाबला नहीं देखने को मिल सका। एक रोज़ा मैचेस में भी यही हुआ, न्यूजीलैंड ये सीरीज़ जीत गया लेकिन 2 मैचेस तो बारिश की वजह से हुए ही नहीं। लेकिन बहरहाल हार्दिक पांड्या की पानी में जो टीम खेली वो बिल्कुल यंग प्लेयर्स थी, और होना भी यही चाहिए कि आपके IPL जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं कम से कम उनको इंटरनेशनल मैचेस में चांस तो दें। लेकिन इस बार फिर कंप्लीट पैकेज को लेके गए। इस बार कोहली भी था, शर्मा भी था, और इस बार आपके पास केएल राहुल भी था। लेकिन होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे कि इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप जो है, शेखर धवन भी मौजूद थे, 186 रन करते हैं, सिर्फ 186। उन्होंने किस तरह चेज किया इस बात को तो छोड़ दें, उन्होंने 136 किया हुआ था, 9 विकेटें गिर चुकी थी और 51 रन चाहिए था। आखिरी जो विकेट थी वो ये स्कोर पूरा कर गई और बांग्लादेश 1 विकेट से मैच जीत गया। लेकिन इस बात को छोड़ दें, आप अपना साइड पे देखें कि आप कितने बड़े कंप्लीट पैकेज के साथ गए थे, कितने बड़े बड़े नाम आपके पास हैं और कितनी बड़ी प्रीमियर लीग आप करवाते हैं, अरबों रुपए आप देते हैं, लेकिन प्लेयर्स आपके पास गिनती के वही हैं। क्योंकि PCB की तरह BCCI भी एक रियासत है। इस रियासत में वो अपनी मर्जी से खिलाड़ियों को लेके आता है, अपनी मर्जी के कोच बनाता है। जैसा कि T20 का कोच अगर राहुल द्रविड़ होगा तो फिर आप उसके टीम के माइंडसेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टीम कैसी खेलेगी। T20 का कोच अगर राहुल द्रविड़ होगा तो बड़ी हैरानकुन बात है, जबकि उनके पास ढेरों ढेर अपने मुल्क में बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कोचिंग कर सकते हैं। अगर मुल्क से ही लेने हैं तो राहुल द्रविड़ को टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल रखें, बेहतरीन जो है वो टेस्ट प्लेयर था, उसको रखें टेस्ट मैचेस की कोचिंग के लिए। लेकिन जब आप उसको T20 की कोचिंग के लिए रखेंगे या एक रोज़ा मैचेस की कोचिंग के लिए रखेंगे तो नतीजा इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। दूसरा, आपको यंग प्लेयर को लेकर आना पड़ेगा। यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को मैं इसलिए निस्बतन कम छोटा मुजरिम समझता हूँ कि आपके पास पाकिस्तानी क्रिकेट के पास इतना पैसा ही नहीं है, जितना है वो खुद खा तो जाते हैं, यानी कि अपनी ही रियासत के अंदर अपनी मर्जी के जो प्लेयर्स होते हैं, अपनी मर्जी के जो मोरे होते हैं, उनमें उन्होंने तकसीम किया, डिवाइड किया और खा पी के, और टैलेंट को, जो असल टैलेंट है वो पीछे का पीछे रह जाता है और वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है। लेकिन आपके पास तो अरबों रुपए हैं, आपके पास अरबों रुपए हैं, आप तो अपने इस मार्केट में, आपको इस पर तकब्बुर भी बढ़ा है, इस पर गुरूर भी बढ़ा है, तब भी आप ऐसे प्लेयर से लेकर आते हैं। जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच है ये इंडिया के मुंह पर, इंडिया क्रिकेट के मुंह पर एक थप्पड़ है, एक तमाचा है ये। यानी कि उनके पास इतने बड़ा नाम इस टीम में शामिल थे और इसके मुकाबले में बांग्लादेश के जो लिटन दास है वो शायद पहली बार कप्तानी एक रोज़ा मैचेस में कर रहे हैं, तो वो ये मैच इंडिया से लेकर चले जाते हैं, जीत जाते हैं, और 1 विकेट से जीत जाता है बांग्लादेश। नो डाउट होम सीरीज़ में जो अपनी होम कंडीशन में बहुत ख़तरनाक टीम है, क्योंकि वो विकेटें ऐसी ही बनाता है कि आने वाली टीम यानी कि मेहमान टीम है उसको मुश्किल पेश आती है। लेकिन मुश्किल तो इंग्लैंड को भी पेश आनी चाहिए थी पाकिस्तान में, आपके पास भी थी, यही होम कंडीशन थी। लेकिन आप जब ये फैसला करके मैदान में उतरना है कि आपने ड्रॉ करना है, तो फिर मेरे ख्याल में जो बहादुरी से खेले, जो कुछ करने का जुनून और जज्बा और हिम्मत रखता हो, कि फ़तह लाजमी होती है। और इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि बुज़दिली से खेलने वाले को फ़तह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। 1 पॉइंट पर पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में फ़तह का सोचा ज़रूर था, लेकिन बहुत जल्दी उनके गुब्बारे में से हवा निकल गई थी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चेयरमैन PCB रमीज़ राजा साहब के लिए भी। वो तो खुद इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं कि इस PCB को या पाकिस्तानी क्रिकेट को उन्होंने आगे लेकर कैसे चलना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।